हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट एज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। और ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो हमारे 6 मार्क्स और 10 मार्क्स कहीं ना जाएं, इसके लिए आज हम डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड का ओवरऑल व्यू करेंगे, जिसमें हम करेंगे डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन, मेजरमेंट, कॉजेस, रिजल्ट, और उसके बाद करेंगे हम एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन, मेजरमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सब कवर करने वाले हैं। सो आज का ये लेक्चर आपने पूरा ले लिया, तो इसके बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड का क्वेश्चन किसी का भी छूटने नहीं वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इसी में से आने वाला है। तो इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है: व्हाट इज मीन बाय डेफिशिएंट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है, वो क्या है, किस तरीके से उसे कम किया जाता है, और एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है, वो क्या है, उसे हम समझेंगे। ठीक है, सो डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप को भी आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर करे हम चलते हैं डेफिशिएंट डिमांड की तरफ। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ओके, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। सो डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट यही बताता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उस टाइम पे हमें डेफिशिएंट डिमांड फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट कब होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है एग्रीगेट डिमांड के। राइट, यही पढ़ा था हमने किसमें, जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, हमारा एएस कर्व 45 डिग्री का एंगल बनाता था और एडी इसके ऊपर से जाता था। राइट, तो ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट डिमांड, और इस पॉइंट पे हमारा क्या बनता था, इक्विलिब्रियम। सो व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, देन वी विल अचीव इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट जब वही एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड, यानी कि इस तरीके से, तो तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है। दिख रहा है? सो पहले जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल थी एग्रीगेट डिमांड के, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर बन रहा था। बट अब जब एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, डेफिसिट डिमांड हो गई, ठीक है, डिमांड कम हो गई, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से अभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, बट अब हम हो जाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि हम शिफ्ट कर गए हैं डाउनवर्ड। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? और यही जो गैप बनता है एग्रीगेट डिमांड का, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाना, ठीक है, इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में। अभी तक इकोनॉमी जो थी वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे थी, बट अब एग्रीगेट डिमांड जो थी वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई। दैट्स वाई हमारा जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन में चला गया, हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आ गया। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट हम ओवरऑल डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ने वाले हैं। सो सेकंड पॉइंट इज इट इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो डेफिसिट डिमांड क्या शो करेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा रही थी और अब यहाँ पर क्या दिखा रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इट लेड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। जब एग्रीगेट डिमांड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है, तो इस पॉइंट के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप, कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गई, दैट्स वाई डिफ्लेशनरी गैप आ गया। क्लियर है? सो डेफिशिएंट डिमांड के ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मैंने इन 3 पॉइंट्स में समझा दिया है। यहाँ पर हमारे को सिचुएशन एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, इट इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गई। ठीक है, इट लेड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। पहले जो हमारा एग्रीगेट डिमांड था वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे था, अब करंट जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो डाउनवर्ड हो गया है, वो डेफिसिट हो गया है, दैट्स वाई वी विल सफर डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? आगे चलते हैं।
दिस इज मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब किस तरीके से उसे मेजर किया जाता है, ये एक प्रॉपर ग्राफ है जिसके थ्रू आपको समझ आएगा डेफिशिएंट डिमांड कब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कब डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और ये मैं आपको दोनों केसेस में समझाने वाली हूँ, एक्सेस डिमांड में भी और डेफिसिट डिमांड में भी, ठीक है। सो वाई एक्सिस शोज इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एक्स एक्सिस शोज एग्रीगेट डिमांड, राइट। और ये 45 डिग्री की जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एएस, एग्रीगेट सप्लाई। बट अब हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड की। सो डेफिशिएंट डिमांड में अभी तक एग्रीगेट डिमांड यहाँ से कट हो रहा था, एग्रीगेट सप्लाई कट कर रहा था एग्रीगेट डिमांड को, और यहाँ हम अचीव कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट अब डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, दैट्स वाई वी विल गेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओके। और जो ये एडी और AD1 में जो गैप आया है उस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हुआ, जो ये गैप आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। सो जो ये एडी है वो क्या शो कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज AD1 shows planned aggregate demand which is lower than the full employment aggregate demand। तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड 1 जो है वो क्या शो कर रहा है, लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इधर बन रहा था, अब उससे नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। सो दैट इज वाई लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट AD से कम एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा AD1 का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन AD इज इक्वल्स टू AD1 इज इक्वल्स टू EG इज इक्वल्स टू डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। सो ये पॉइंट क्या बता रहा है हमारे को, जो AD है वो इक्वल है AD1 के, AD इज इक्वल्स टू AD1 एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू EG, E एंड G। जो डिफरेंस आ रहा है AD और AD1 के बीच में उन दोनों के इक्वल है, AD और AD1 के, ठीक है। दिख रहा है, इतना समझ आ गया। और जो ये डिफरेंस EG का आ रहा है वो क्या होगा हमारा, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। सो गैप बिटवीन AD एंड AD1 इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो ओवरऑल ये डायग्राम आपको शो कर रहा है डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिफ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड। जो AD और AD1 के बीच में जो गैप होगा उसे डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे, और जब AD AD1 से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, तो वो डेफिशिएंट डिमांड हो गया, ठीक है। क्लियर है। और इसलिए डेफिशिएंट डिमांड इक्वल होता है डिफ्लेशनरी गैप के, दे बोथ आर सिमिलर, ओके। आगे चलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, यानी कि क्या कारण होते हैं जिस वजह से डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड होता है, क्यों एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, उसके कारण समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, याद है वो कंपोनेंट्स, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यही पढ़ा था AD का, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इसमें भी हमने दो केसेस पढ़े थे, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम कौन कौन से कंसिडर करते थे, हम कंसिडर करते थे C प्लस I को, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर करते थे 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 2 सेक्टर, ठीक है, इकोनॉमी। वहीं हम जब 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम तब लेते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M सभी को, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट्स हमारे 4 सेक्टर इकोनॉमी में आ जाते हैं, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो अब हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड की। तो डेफिशिएंट डिमांड का किस तरीके से ग्राफ बनेगा, हमने बनाया हमारा एग्रीगेट सप्लाई AS, फिर हमने यहाँ से लिया अपना एग्रीगेट डिमांड AD, और जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो हमने क्या सीखा अभी कि वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड होगा तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा हमारा AD1, ठीक है। तो अभी तक इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था, अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे बनेगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड की वजह से किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के ये कंपोनेंट्स
कारण बनते हैं डेफिसिट डिमांड का। ठीक है, क्यों डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशन में जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ओके, तो हम सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें हमने लिया है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, C+I। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज कंजप्शन। जब एग्रीगेट डिमांड हमारा डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से अंडर एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट होगा, दैट टाइम हमारा जो कंजप्शन होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, कंजप्शन रिड्यूस होगा। सो जो हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे एडी का। और जब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में डेफिशिएंसी आती है तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो भी डेफिसिट कर जाता है। ठीक है, यानी कि कंजप्शन जब कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डेफिसिट कर जाएगा। सो दैट इज वाई कंजप्शन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? अब कंजप्शन डिक्रीज क्यों होता है, क्यों रिड्यूस हो रहा है कंजप्शन? क्योंकि एक टाइम आता है कि पर्सन सोचता है मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से 500 में सेव कर लेता हूँ और 500 में कंज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंजप्शन 500 का और सेविंग भी 500 की। आगे चल के वो सोचता है कि मुझे अपने लिए सेविंग्स करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? अपना जो कंजप्शन है वो कम कर देगा। मानो कंजप्शन उसने 250 का कर दिया और अपनी सेविंग कितने का कर देगा? 750 की सेविंग शुरू कर देगा। तो जब सेविंग्स इंक्रीज हुई तो कंजप्शन क्या हो गया? कंजप्शन हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ये जब पॉसिबल होता है जब हमारा कंजप्शन का लेवल जो होता है वो पीक पे होता है। दैट टाइम हम सोचते हैं कि भाई अब हम सेविंग कर लेते हैं। कंजप्शन जैसे मैंने अपनी सारी डिमांड्स कंप्लीट कर ली, ठीक है, मुझे घर चाहिए था, घर खरीद लिया, मुझे कार चाहिए थी, कार खरीद ली। ठीक है, तो वो सारी जो बेसिक नीड्स थी मैंने अपनी फुलफिल कर ली। तो अब जब सारी नीड्स फुलफिल हो गई है, अब मेरे पास सारी बेसिक गुड्स अवेलेबल हैं, तो अब मैं सेविंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो उस टाइम पे वो अपने कंजप्शन को डिक्रीज कर देगा और अपनी सेविंग को इंक्रीज कर देगा। सो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो डेफिसिट पे चली जाएगी, क्योंकि कंजप्शन इकोनॉमी ने कम कर दिया है। जब कंजप्शन कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको रब कर देती हूँ, नेक्स्ट समझाती हूँ। कंपोनेंट, सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज आई। टू सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है। सो एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड आई इज ऑल्सो रिड्यूस। तो आई रिड्यूस क्यों होगी? क्या रीज़न है? रीज़न ये है, अब मानो कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो प्रोड्यूस कर रहा था मास्क। ठीक है, कब कर रहा था? एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे वो प्रोडक्शन कर रहा था मास्क की। बट अब मास्क का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई है। जब डिमांड उसकी रिड्यूस हो गई है तो प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड के रिड्यूस होने से प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करेगा? अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस कर देगा, इन्वेस्टमेंट भी कम कर देगा। किसमें? मास्क के केस में। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कम कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है? बिकॉज ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अब बिजनेस से उसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा, तो दैट टाइम वो अपने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम कर देगा कि भाई मुझे कोई प्रॉफिट तो आ रहा नहीं है, तो जब प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? उस टाइम पे कोई भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिसिट डिमांड। ठीक है, क्लियर हुआ इन्वेस्टमेंट क्यों रिडक्शन हो रहा है? तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट को भी लेंगे। C+I तो लेंगे ही, उसके साथ हम गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को भी लेंगे। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी इकोनॉमी में, दैट टाइम एग्रीगेट डिमांड इज गोज ऑन डेफिसिट। क्लियर है? अब ये किस वजह से हो सकता है? गवर्नमेंट के बजट की वजह से हो सकता है कि उसका बजट इतना लाए नहीं कर रहा हो कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करें। ठीक है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा गवर्नमेंट, सो दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो हमारी डेफिसिट में चली जाएगी। क्लियर है?
तो गवर्नमेंट के कंजप्शन में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में भी रिडक्शन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो डिक्लाइन, एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। अब एग्रीगेट डिमांड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देता है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की वजह से ही हमारी इनकम होती है। जितना माल, जितना रॉ मटेरियल या गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर बेचेंगे, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा हमारी इनकम ही तो होगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ही तो होगी, राइट? तो इसलिए एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारे एग्रीगेट डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। A fall in exports implies a fall in expenditure on the domestically produced goods and services. तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट गिर जाएगा हमारा, उस वजह से जो हम खर्चा कर रहे थे किस पर, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे थे जो प्रोडक्ट्स बाहर बेचने के लिए, उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे थे, वो भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट से नहीं कर रहे तो हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, प्रोडक्शन पे कोई खर्चा ही नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन पे जब खर्चा नहीं होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो डेफिसिट पे चली जाएगी। ठीक है, एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हमारी कंट्री है और ये अदर कंट्री है, ठीक है? तो जब हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसे प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन करेगी तो उस पर एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा? डिमांड होगी। तो समझ रहे हो आप चीज़ों को? अगर एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा तो ना ही प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, ना ही हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जब एक्सपेंडिचर ही नहीं हो रहा, हम खर्चा ही नहीं कर रहे, तो हमारी डिमांड नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसलिए एक्सपोर्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि अगर कंट्री एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी तो हम अपने डोमेस्टिक कंट्री में क्यों प्रोडक्शन करेंगे? हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। जब एक्सपोर्ट हो रहा होगा, बाहर की कंट्री में माल जा रहा होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए हम एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी रॉ मटेरियल की या और भी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड क्यों डेफिसिट में जाएगा? तो यहाँ पर जब डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड होगा, उस टाइम पे हमारे जो इम्पोर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? इम्पोर्ट्स हमारे राइज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे। यानी कि हम बाहर की कंट्री से ज़्यादा माल अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, ठीक है? हमारी कंट्री, अदर कंट्री। तो जब यहाँ से माल आएगा, इम्पोर्ट्स करवाएंगे हम, तो हमें उसके बदले क्या देना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो हम अपनी कंट्री से खरीदेंगे कुछ भी नहीं। जब हम सब कुछ बाहर से ही मंगा रहे हैं तो हम अपना पैसा दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली अ राइज इन इम्पोर्ट्स लेट्स टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जितना हम इम्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे उस वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल हो जाएगा, बिकॉज जो इंटरनेशनल प्राइजेस होंगे वो एज कम्पेयर टू हमारे डोमेस्टिक कंट्री के प्राइजेस से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट हो जाएगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो गया। उसके अलावा भी जो हमारी इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो क्या है? टैक्स रेट। सो टैक्स रेट यहाँ पर इंक्रीज होंगे जब एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट पे होगा। एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट पे होगा इसलिए क्योंकि टैक्स रेट जो है वो हाई चार्ज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ही कम लोग स्पेंड करेंगे, ठीक है, उतना ही कम खर्चा करेंगे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है तो खर्चा वो कम करेंगे। तो खर्चा कम करेंगे, उस वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारा रिड्यूस हो जाएगा, डेफिसिट पे चला जाएगा। क्लियर हुआ? टैक्स बढ़ गए तो उसकी वजह से स्पेंडिंग्स कम हो गई, स्पेंडिंग कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सो ये थे हमारे कुछ कंपोनेंट्स जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड को फेस करती है। ठीक है, सो दीज ऑल कंपोनेंट्स आर कॉजेज ऑफ डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड।
आई होप आपको ये बहुत ही ब्रीफली अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक एक कंपोनेंट को सेपरेटली समझाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड पॉइंट्स में लिख दिया है। डिक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, ठीक है। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एंड इंक्लूडिंग टैक्स रेट्स, ओके। तो इन सब कंपोनेंट्स की वजह से ही आपका जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड को फेस करती है, ठीक है। तो ये सारे उसके कारण हैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिसिट होने के। क्लियर है, आगे चलते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से रिजल्ट क्या आता है एट द एंड। डेफिसिट डिमांड हो गई, पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर रहे थे बट अब हम डेफिसिट पे आ गए हैं, तो हम अंडर एम्प्लॉयमेंट अचीव कर रहे हैं। तो क्यों, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा डिफ्लेशनरी गैप। अभी हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था, देखिए जो ये डिफरेंस होगा एडी और एडी1 के बीच का, वो क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। So it is the gap showing demand deficient of current aggregate demand and over aggregate supply at the level of full employment. It is called deflationary because it leads to deflation. ठीक है, continuous fall in price. तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पीछे समझाती हुई आई हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, एग्रीगेट सप्लाई इज ओवर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी बिकॉज इट लेड्स टू डिफ्लेशन। क्योंकि हमने ग्राफ में क्या देखा अभी कि एडी यहाँ से शिफ्ट होके डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो ये क्या शो कर रहा है? डिफ्लेशन शो कर रहा है। पहले इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे थी और अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो क्या शो कर रहा है? डिफ्लेशन ही तो शो कर रहा है इकोनॉमी में कि इकोनॉमी एक घाटे की तरफ जा रही है, ठीक है, इकोनॉमी का लॉस शुरू हो गया है। दैट्स वाई हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? डेफिसिट डिमांड पर पहुँच गए हैं, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूस फॉल इन प्राइजेस, जब डिमांड हमारी कम हो गई है तो प्राइस जो होंगे वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करेंगे, गिरते चले जाएंगे, ठीक है। यही है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, aggregate demand is equals to aggregate supply below full employment level or when resources are not fully employed। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के बट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे की ओर, तो व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, इस टाइम पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ग्राफ के थ्रू देखिए, एग्रीगेट डिमांड 1 जो था वो शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए, यही कह रहा था वो। और रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, ये क्यों कहा? क्योंकि एडी एएस के जब इक्वल होती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, पर जब यहाँ पर होती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होती है। तो इस सिचुएशन में जब वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। क्लियर है, क्योंकि हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि वो इस पॉइंट पे अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है, तो फुली एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? फुली एम्प्लॉयड हो ही नहीं सकते। क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन आउटपुट, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों कम होगी इम्प्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट। जब एम्प्लॉयमेंट भी इतनी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी एंटरप्रेन्योर इतनी नहीं कर रहा है, तो आउटपुट कितना आएगा? कम ही आएगा ना। जितनी ज़्यादा हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, हमारे पास जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा, और जितनी कम लेबर होगी उतना कम आउटपुट आएगा। सो लो लेवल ऑफ आउटपुट जस्ट बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। सो इसके साथ हमारा डेफिशिएंट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे एक्सेस डिमांड पे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड जो था वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड का केस, यानी कि एक्सेस से आपको क्या समझ आ रहा है? एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो यानी कि एक्सेस डिमांड जो होगा अभी तक डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, अब वो कहाँ शिफ्ट होगा? अपवर्ड शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 45 डिग्री हमारा एग्रीगेट सप्लाई बनाएगा, एएस, एग्रीगेट डिमांड हमारा यहाँ कट करेगा,
एएस को, और अब हमारी एक्सेस डिमांड है, तो इसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसे दे देंगे नाम AD1 से। तो अभी तक इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो था वो हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो गया। दैट्स वाई हम क्या फेस करेंगे, हम फेस करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। समझ आया? तो एक्सेस डिमांड में बेसिकली यही है कि एग्रीगेट डिमांड जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो एक्सेस डिमांड कहलाता है, यानी कि ज़्यादा डिमांड हो रही है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज मोर देन AS, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। देखिए यहाँ एग्रीगेट डिमांड था पहले, अब एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वो एग्रीगेट सप्लाई से तो ज़्यादा ही है ना, देखो। ठीक है, तो इस वजह से जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, उस सिचुएशन में हमें क्या होगा, एक्सेस डिमांड मिलेगी। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, यहाँ पर ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया हमारा। सो नेक्स्ट इज इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे पहुँच गए, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, इंक्रीज हुआ है ना कुछ, तो इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई और हमारा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बढ़ गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज इट लेड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। तो जिस तरीके से डेफिसिट डिमांड में हमने पढ़ा डिफ्लेशनरी गैप, उसी तरीके से एक्सेस डिमांड में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो जो ये गैप बन रहा है वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज AD1 शोज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा AD1 है वो क्या शो कर रहा है, जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट डिमांड की वो शो कर रहा है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज AD शोज करंट AD विच इज हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जो AD है यानी करंट AD जो है वो क्या शो कर रहा है, हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हायर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट इसको डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड इज AD1 एंड AD इज इक्वल्स टू GE। जिस तरीके से हमने डेफिसिट डिमांड में पढ़ा था उसी तरीके से एक्सेस डिमांड में भी हम समझेंगे। AD1 पे पहले ग्राफ था, अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया AD, तो जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का यानी कि G और E का वो क्या शो कर रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, बिकॉज एक्सेस डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल्स टू एक्सेस डिमांड, बोथ आर सिमिलर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब एक्सेस होगा तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डिफ्लेशनरी होगा तब एग्रीगेट डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और आई होप अब आपको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का डिफरेंस समझ आ गया होगा। डेफिसिट डिफ्लेशनरी गैप को डिस्क्राइब करती है और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो जिस तरीके से हमने डेफिसिट डिमांड में उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के, उसी तरह एक्सेस डिमांड में भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स ही अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, सो इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से एक्सेस डिमांड होती है। इन शॉर्ट यही सारे कंपोनेंट्स कारण हैं एक्सेस डिमांड होने के, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने के। अब वहाँ पर रिडक्शन हो रहा था कंजप्शन में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, एक्सपोर्ट्स में, इन सब में रिडक्शन हो रहा था ना, तो अब यहाँ पर इंक्रीज हो जाए क्योंकि एक्सेस डिमांड हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो ज़्यादा डिमांड होगी तो कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। क्लियर है? तो ये चारों हमारे ज़्यादा होंगे इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर है? और हमारे जो इम्पोर्ट्स और टैक्स रेट थे वहाँ पर क्या हो रहे थे, वहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे, बट यहाँ पर वो रिड्यूस कर जाएंगे। ठीक है, वहाँ वो रिड्यूस हो जाएंगे, इम्पोर्ट्स भी और टैक्स रेट्स भी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारे कंपोनेंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। कब इंक्रीज होंगे, जब एक्सेस डिमांड होगी तो ये चारों कंपोनेंट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, और जब डेफिसिट डिमांड होगी तो ये चारों कंपोनेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे, और जब ये दो कंपोनेंट्स एक्सेस डिमांड में डिक्रीज होंगे
और डेफिसिट डिमांड में ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे इंक्रीज होंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का रिजल्ट क्या निकल के आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड से कौन सा गैप बन रहा था? इन्फ्लेशनरी गैप बन रहा था। सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ऑब्वियसली रिजल्ट एक्सेस डिमांड का क्या था? इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन अंडर विच एग्रीगेट डिमांड इज फॉर अ लेवल ऑफ आउटपुट मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अभी हमने ग्राफ देखा था, दोबारा से दिखाती हूँ आपको। एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया अपवर्ड। तो अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे थे, अब हम लोग किस पे आ गए? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गए। ठीक है, तो वही वो पॉइंट शो कर रहा है कि इस वजह से ये गैप कौन सा बन रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप बन रहा है। सो आउटपुट मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए थे हम, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो गया था। एक्सेस डिमांड कॉजेज अ राइज इन द प्राइस लेवल। अब एक्सेस डिमांड हो रही है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा अपने जो प्राइजेस होंगे उनको इंक्रीज कर देगा, प्राइजेस बढ़ा देगा इस सिचुएशन में। ठीक है, सो एक्सेस डिमांड में प्राइजेस जो होंगे वो राइज करेंगे, और जब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उस सिचुएशन में क्या होगी? इन्फ्लेशन होगी। जब प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगी मार्केट, तो उस टाइम पे महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ज़्यादा डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लेवल ऑफ आउटपुट पे। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब जब इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बैठी है एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता इकोनॉमी में। इकोनॉमी क्या चाहती है? कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो रही है एग्रीगेट सप्लाई के। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है, उतनी ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम आ गए हैं। तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए इकोनॉमी को? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिमांड बढ़ जाती है। सो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा एक्सेस डिमांड का? देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वही बात, जब हम पहले ही अचीव कर चुके हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को, तो ये लेवल हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का है पहले से ही, और हम आगे चलकर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, हमारी एक्सेस डिमांड हो रही है, तो इक्विलिब्रियम भी हमारा शिफ्ट हो गया। बट जब हम पहले से ही इस पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे बैठे हैं, तो इससे ऊपर जाके अब हम क्या करेंगे? क्या अचीव कर सकते हैं? जब एम्प्लॉयमेंट तो पहले ही पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पर जाके क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेस डिमांड ही तो कर रहा है कि डिमांड बढ़ गई है, पर डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑलरेडी अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उससे ऊपर तो बेरोजगारी भी नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। सो नो अनएम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के बाद इकोनॉमी में जब सारे के सारे लोग ही एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद कोई भी अनएम्प्लॉयड रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा ही नहीं, तो नो अनएम्प्लॉयमेंट होगी एक्सेस डिमांड के केस में। क्लियर है? सो आई होप आपके लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सो आप सभी को आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने फुल सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।